Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Naga Accord. And this topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. तो देखिए नागा रिकॉर्ड से रिलेटेड 3-4 आर्टिकल हम पहले भी कवर कर चुके हैं इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट आई बिलीव कि आखिरी बार हमने लगभग 6 महीने पहले इस टॉपिक को कवर किया था. तो इसको आज मैं फिर ले रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं. तो पहले बैकग्राउंड देखेंगे और फिर जो करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखेंगे. तो एकदम डिटेल में समझते हैं. देखिए आसाम बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस इन 1824 और एक बार जब आसाम को ब्रिटिशर्स ने अक्वायर कर लिया 1823-1824 में, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया. और ये इस साइड में जो नागा हिल्स हैं, जिसको आज के टाइम में जहाँ पे मोस्टली नागालैंड स्टेट बना हुआ है, उस नागा हिल्स को भी पूरी तरह से अक्वायर कर लिया ब्रिटिशर्स ने 1881 तक, जहाँ पे नागा ट्राइब्स के लोग रहते थे. तो इस तरीके से ये एरिया भी ब्रिटिश प्रोविंस का हिस्सा बन गया. लेकिन यहाँ के जो नागा लोग हैं, जो नागा ट्राइब के लोग हैं, दे नेवर एक्सेप्टेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. दे केप्ट ऑन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. प्रोटेस्ट तो चलिए हमारे यहाँ भी हो रहा था, पूरे इंडिया भर में चल रहा था, लेकिन हमने एक बार के लिए माना कि हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, बट वी वॉन्ट टू रिमूव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस. लेकिन इन लोगों ने कभी ये माना ही नहीं कि हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं. सो दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ब्रिटिश रूल. इनफैक्ट जब साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस आए 1929 में, उसको भी ये नागा ट्राइब्स के लोग जो नागा हिल्स में रहते हैं उन्होंने मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया. तो मुद्दा ये है कि अपने आप को ब्रिटिश इंडिया का कभी हिस्सा नहीं मानते थे. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद यहाँ पे कई सारे नागा ट्राइब्स के लोग थे, उन्होंने अपने आप को इंडिया का हिस्सा मानने से भी इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वी वर नेवर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सो हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ दिस न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया, बिकॉज इंडिपेंडेंट तो हम हुए ही नहीं हैं क्योंकि हम कभी गुलाम थे ही नहीं. सो देयर थॉट प्रोसेस वाज लाइक दिस. और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाई, नागा नेशनल काउंसिल NNC. और ये NNC का मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि इंडिया को वो लोग एक फॉरेन इन्वेडर्स की तरह दिखाते थे. इंडिया एज ए कंट्री को दिखाते थे कि नागालैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एज ए कंट्री एंड दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया. सो हम एक तरफ इंडिया की आज़ादी मना रहे थे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और ये नागा ट्राइब्स के जो कुछ एक इंसर्जेंट्स थे जिन्होंने NNC ग्रुप बनाया था, दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया. और in fact in 1952 they declared independent government of Nagaland, जिसको नाम दिया उन्होंने नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी. उन्होंने अपनी खुद की भी आर्मी बना ली. तो जब एक बार सब कुछ मैटर हाथ से निकलते हुए दिख रहा था भारत सरकार को, तो फाइनली इन 1958 भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को इम्प्लीमेंट करके नागा रिबेलियंस को क्रश करने का फैसला लिया इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस, बिकॉज नेगोशिएशन से बात हो नहीं रही थी, बात चल आगे बढ़ नहीं पा रही थी. नागा जो रेबेलियंस थे, दे वर बिकमिंग मोर एंड मोर वायलेंट, मोर एंड मोर अग्रेसिव, pressing for their demand to have an independent country, completely secession out of India. So that is why Indian government brought this Armed Forces Special Power Act to crush Naga rebels. अब Armed Forces Special Power Act की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जान लेनी चाहिए. इसको ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर इन 1942 थ्रू एन ऑर्डिनेंस, जिसका मेन पर्पस था क्विट इंडिया मूवमेंट के रेबेलियन को दबाना. तो 1942 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ बाय ब्रिटिशर्स. लेकिन आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड इन 1958 इन ऑर्डर टू क्रश नागा रेबल्स. तो ये नागा रेबल्स को जब क्रश करने के लिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल किया गया, तो नेचुरली हमारी आर्मी के सामने तो टिक नहीं पाते हैं. नागा रेबल्स वेर क्रश्ड और नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का लेकिन दर्जा दे दिया गया. पहले इट वॉज पार्ट ऑफ आसाम इटसेल्फ, आसाम स्टेट इटसेल्फ, लेकिन नागाज लोगों के अपने जो लोकल एस्पिरेशंस हैं उनके कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए, इन सब एस्पिरेशंस या कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए नागालैंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया आउट ऑफ आसाम.
लेकिन फिर भी ये नागा रेबल्स को सप्रेस करने के बाद भी कई सारे नागा रेबल्स जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से बचते हुए म्यांमार में और चाइना में जाकर के छुप गए, जहाँ से वो ऑपरेट करने लगे। वहाँ से वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे ऑन इंडियन आर्मी, एकाएक से कभी सडन अटैक कर देते थे इंडियन आर्मी पे, कभी सुसाइड बॉम्बर के फॉर्म में अटैक कर देते थे। तो दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर दिस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1958 इन नागालैंड। फाइनली इन 1975 एन अकॉर्ड वॉज साइंड जिसका नाम है शिलोंग अकॉर्ड बिटवीन नागा नेशनल काउंसिल एंड यूनियन गवर्नमेंट, और जहाँ पे नागा नेशनल काउंसिल ने सरेंडर किया एंड दे एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि दे एक्सेप्टेड दैट यस दिस नागालैंड एरिया इज़ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ज़्यादातर जो इंसर्जेंट्स, जो एनएनसी के इंसर्जेंट्स थे, नागा नेशनल काउंसिल के जो इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन देयर वेर फ्यू इंसर्जेंट्स हु रिफ्यूज टू सरेंडर। जैसे इसी ग्रुप के कई सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ, दे एक्सेप्टेड दैट नागालैंड इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप उन्होंने सरेंडर नहीं किया, दे कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रॉम म्यांमार एंड चाइना, और उन्होंने एक अपनी नई ग्रुप बना ली। तो 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, एनएनसी ने साइन कर दिया, उसके जो मेन लीडर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन एनएनसी का एक फैक्शन, एक ग्रुप उससे बाहर निकल आया जिसके दो मेन लीडर थे, इसाक एंड मोवैया, और इन्होंने एक अपनी अलग ग्रुप बना ली फॉर नागा इंसर्जेंसी जिसका नाम रखा इन्होंने NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड या ग्रेटर नागा लिम इसाक मोवैया ग्रुप। इसाक और मोवैया दो इसके लीडर थे। और बाद में 1988 में इसमें भी फिर डिफरेंसेज आ गए और इस NSCN-IM के भी कुछ इंसर्जेंट्स अलग हो गए, उन्होंने अपनी एक अलग ग्रुप बना ली NSCN खापलांग। तो खापलांग NSCN एक अलग ग्रुप बन गए। तो आज के टाइम में दो मेन इंसर्जेंट ग्रुप हैं, NSCN-IM और NSCN खापलांग। अब NSCN-IM को हम इंसर्जेंट नहीं कह सकते इन ट्रू सेंस, क्योंकि 1997 में NSCN इसाक मोवैया इंटर्ड इनटू अ सीज फायर अग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई ठीक है हम अब पीस टॉक में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने 1997 में अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। उसके बाद एक सीज फायर डिक्लेयर हो गई, मतलब कि कोई हम अटैक नहीं करेंगे इंडियन आर्मी पे। दैट वाज ए डिक्लेरेशन फ्रॉम NSCN-IM इस ग्रुप के तरफ से, इसाक मोवैया ग्रुप के तरफ से। खापलांग की तरफ से अभी इस तरह की कोई भी इनिशिएटिव नहीं है। फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई कि ठीक है जब सीज फायर हो गया तो लेटस ब्रिंग अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फॉर पीस टॉक। और फाइनली लगभग 18 सालों के नेगोशिएशन के बाद 2015 में एक बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस NSCN-IM ग्रुप। ये बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ है, यही है मेन पीस ऑफ कंटेंशन। इसी के कारण तमाम तकलीफ़ें, तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन नागा पीस डील। तो क्या है ये बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं वो ज़रा समझिए। देखिए फिर से एक बार समझिए, 1997 में सीज फायर डिक्लेयर हुआ, फिर मोटी मोटी बातें होनी शुरू हुई कि अच्छा सरेंडर के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। वो मोटी मोटी बातें, बेसिक अग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, और बात ये हुई कि फाइनल शेप पीस अकॉर्ड का बाद में दिया जाएगा। मतलब इस बेसिक फ्रेमवर्क के बेसिस पे फाइनल पीस अकॉर्ड का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। कैसे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, बाद में फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वैसे ही एक ड्राफ्ट बेसिस होने वाला था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इस बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स लिखे हैं दैट आर सब्जेक्टिव, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म लिखा है शेयर्ड सोवरेनिटी, दैट देयर विल बी ए शेयर्ड सोवरेनिटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागाज। अब ये जो टर्म है शेयर्ड सोवरेनिटी, इट इज़ क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल्स। किस तरह से ट्रबल्स? नागाज इसको इस तरह से लेते हैं कि भाई भारत सरकार ने तो ये कहा है कि हमारे साथ सोवरेनिटी शेयर करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो पावर होगा, अधिकार होगा, फंक्शंस होंगे इन नागालैंड एटलीस्ट वो भारत सरकार के बराबर होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि वो शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब काफ़ी ज़्यादा लिबरल तरीके से निकाल रहे हैं नागाज। अब इसी कारण से जो फाइनल अग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो पा रही है। बेसिक अग्रीमेंट तो साइन हो गई, फाइनल अग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रही है। कई सालों से यही डिबेट चल रहा है, इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग शेयर्ड सोवरेनिटी। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई शेयर्ड सोवरेनिटी को ज़्यादा उसका मतलब मत समझिए। शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब यू विल बी गिवन सर्टेन बेसिक राइट्स टू कंजर्व योर लैंग्वेज कल्चर। इससे ज़्यादा शेयर्ड सोवरेनिटी का कोई आप मतलब इंटरप्रेट ना करें। लेकिन नागा ग्रुप्स क्या कह रहे हैं, NSCN-IM ग्रुप क्या कह रहे हैं कि भाई शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब तो ये है कि हमारा भारत
के झंडे के अलावा वी विल हैव अ सेपरेट फ्लैग। भारत के संविधान के अलावा वी विल हैव आवर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज़ देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी। उसके अलावा दे आर डिमांडिंग कि देयर शुड बी ग्रेटर नागालिम। अभी क्या है ग्रेटर नागालिम? दे आर डिमांडिंग कि जो प्रेजेंट नागालैंड स्टेट है, जो प्रेजेंट नागालैंड स्टेट है, बस इससे काम नहीं चलेगा। आसपास का वो एरिया, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, या कुछ आसाम के एरिया जहाँ पे भी नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उन सारे एरियाज़ को मिला करके, इन कुछ तो म्यांमार में भी है, बोले सारे एरियाज़ को मिला करके उन्होंने नाम दिया है नागालिम, ग्रेटर नागालिम। एंड वी वांट टू कंसोलिडेट दिस ग्रेटर नागालिम एरिया। और इस ग्रेटर नागालिम एरिया का अपना एक संविधान होगा, अपना एक झंडा होगा, सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत सरकार इस पर तो बिल्कुल अग्री नहीं कर सकती, सेपरेट फ्लैग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और ग्रेटर नागालैंड कैसे बनवा देगी? अलग अलग स्टेट्स की टेरिटरीज कैसे दे देगी? अलग अलग स्टेट्स की तो बात छोड़िए, म्यांमार की टेरिटरीज इनको कहाँ से मिल जाएंगी? तो दीज आर सम डिमांड्स, और आई वुड से अनड्यू डिमांड्स, बिकॉज ऑफ विच द फाइनल अग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द NSCN-IM फैक्शन इज नॉट गेटिंग फाइनलाइज्ड। और नेचुरली भारत सरकार ने इनके सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन पे तो यही जवाब दिया कि ये आपका जो डिमांड है वो इम्प्रैक्टिकल है। जम्मू कश्मीर का हमने हाल फिलहाल में सेपरेट फ्लैग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया, और अब आप अलग डिमांड कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया इज़ इन अ फेज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन। वी कैन नॉट मूव इन अपोजिट मैनर और अपोजिट डायरेक्शन। अब करंट स्टेटस देखते हैं क्या है नागा पीस अकॉर्ड। पिछले 5 या 6 सालों से तो ये मामला फिर वटका पड़ा है, बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम द नागास टू हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग, एंड दैट इज़ वाई देयर इज ए स्टेलमेट। अब भारत सरकार ने क्या किया वो जरा समझिए। भारत सरकार ने फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर RN रवि साहब को इंटरलॉक्यूटर की तरह अपॉइंट किया फॉर नागा पीस टॉक्स। इंटरलॉक्यूटर मतलब जो बीच की मध्यस्थता कराए, जो मीडिएटर होता है ना, जो दो लोगों के बीच में बात कराता है। तो भारत सरकार ने फॉर्मर IB ऑफिसर हैं RN रवि साहब, इनको अपॉइंट किया कि आप अब आगे बातचीत कीजिए नागा ग्रुप्स के साथ, और भारत सरकार और नागा ग्रुप्स के बीच में कुछ तालमेल बनाइए ताकि फाइनल अग्रीमेंट साइन हो पाए। बाद में RN रवि साहब को नागालैंड का गवर्नर भी बना दिया भारत सरकार ने। लेकिन RN रवि साहब के रिजाइन के अंतर्गत, वाइल ही वॉज गवर्नर ऑफ नागालैंड या फिर एज एन इंटरलोक्यूटर ऑफ नागा पीस डील, मामला और बिगड़ गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस कारण से मामला और बिगड़ गया, और उसमें कुछ ना कुछ हद तक RN रवि साहब भी जिम्मेदार हैं। तो देखते हैं क्या हुआ है। NSCN-IM वालों ने, ये जो फैक्शन ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप है, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट किया कि सिंस दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट इन नागालैंड, इसलिए दे हैव राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल। तो लोगों को उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चोरी छुपे हफ्ता नहीं मांगा, मीडिया के थ्रू अनाउंस करवाया कि हम भी तो सरकार हैं। आप देखिए बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वी एंजॉय शेयर्ड सोवरेनिटी, तो हमें भी आप टैक्स दीजिए। अब ये जब डिमांड शुरू हुई कि हमें भी टैक्स चाहिए, तो इसके ऊपर फिर RN रवि साहब ने हेविली क्रिटिसाइज़ किया इन NSCN-IM ग्रुप को। उन्होंने एक लेटर लिखा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो साहब को, और वहाँ पे उन्होंने ओपनली, दिस वाज एन ओपन लेटर, और उसमें खूब क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इस NSCN-IM ग्रुप को नाम दिया आर्म्ड गैंग, दे आर ट्राइंग टू रन ए पैरेलल गवर्नमेंट, दे आर रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट, इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल किए। तो नेचुरली NSCN-IM ग्रुप जो पीस टॉक में इंगेज हो रहा था, दैट उसकी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उसके अलावा फिर RN रवि साहब ने बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जिससे NSCN-IM ग्रुप जो है वो और ज़्यादा एलियनेट हो गया, जो पीस प्रोसेस वो और ज़्यादा स्टेलमेट में चला गया। इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने कि एनी मिस एडवेंचर टू डिसइंटीग्रेट दिस ग्रेट नेशन शैल नॉट बी टॉलरेटेड। RN रवि साहब की बात बिल्कुल सही है, अलग झंडा अलग संविधान नहीं दिया जा सकता, और इस तरह का कोई भी डिमांड अनड्यू डिमांड नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डायरेक्टली इस तरह के स्टेटमेंट दें, जिसको एक कहावत है ना, आग में घी डालें, बात को बेवजह का बढ़ाएं। आप समझा बुझा करके आपको काम करने के लिए भेजा गया था, इंटरलोक्यूटर की तरह भेजा गया था, आपने तो सीधा सीधा धमकाना शुरू कर दिया और मामला और बिगड़ गया। और इसके बाद से NSCN-IM वाले और टन गए, उन्होंने वायलेंस शुरू कर दिया नागालैंड में। उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि RN रवि को हटाओ,
और बाद में यही कारण है जिस कारण से करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। RN रवि साहब के खिलाफ इतने ज़्यादा वो भड़क गए नागा ट्राइब्स के लोग कि इनको हटाओ कि भारत सरकार को उनको हटाना पड़ा। भारत सरकार ने RN रवि साहब को नागालैंड के गवर्नर पोस्ट से हटा दिया है, उनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया है। प्लस 2 दिनों पहले RN रवि साहब ने, इसी वेंसडे को RN रवि साहब ने जो नागा पीस टॉक के लिए उनको इंटरलोक्यूटर बनाया गया था उस पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया है। तो अब ही इज़ नो लॉन्गर इंटरलोक्यूटर फॉर नागा पीस डील। तो जिस तरह का डिमांड कर रहे थे NSCM-IM वाले, वो डिमांड भारत सरकार ने फुलफिल कर दिया कि ठीक है RN रवि को हटा दिया। अभी अगला फॉर्मल तरीके से इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया जाना बाकी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जब तक कोई नया इंटरलोक्यूटर इस्टेब्लिश या अपॉइंट हो नहीं जाता भारत सरकार द्वारा, तब तक होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को डिप्यूट किया है इन ऑर्डर टू टॉक टू दिस NSCM-IM ग्रुप। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बातें हैं। इस पर जो हमारे स्टेट, आसाम के स्टेट के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि आखिर हिमंता साहब को किस कैपेसिटी में वहाँ अपॉइंट किया गया है, एंड विल इट नॉट लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ही चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, एट द सेम टाइम ही बिकम्स इंटरलोक्यूटर फॉर नागाज पीस डील, तो इट में लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। तो ये सब बातें रेज की जा रही हैं। बट मुद्दा ये है कि जब तक RN रवि का कोई सक्सेसर नहीं आ जाता एज एन इंटरलोक्यूटर, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को अनऑफिशियली बातों को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about free trade agreement that India is to sign with UAE, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो क्या है न्यूज़? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया एंड UAE के जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं, दे हैव लॉन्च्ड अ फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE। UAE तो आपको मैपिंग पे ज़रूर आपने लोकेट कर रखा होगा। UAE इज़ अ पर्सियन गल्फ कंट्री। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। UAE में तो अभी IPL भी चल रहा है, आपने ज़रूर देख रखा होगा। अबू धाबी और दुबई में IPL भी चल रहा है। और UAE इन जनरल ऑयल नेचुरल गैस में रिच है, और UAE के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विदाउट एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ UAE हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अभी भी, आफ्टर चाइना एंड US। तो आप सोचिए कि अगर एक बार UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो हमारा ट्रेड पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, कितना अनलॉक होकर के हमारा ट्रेड बढ़ सकता है। तो उम्मीद है कि एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो अभी UAE और इंडिया के बीच की ट्रेड लगभग 50 to 55 बिलियन डॉलर की है पर ईयर। उम्मीद है कि एक बार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो इंडिया और UAE की जो ट्रेड है दैट इन गुड्स दैट में क्रॉस इवन $100 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके अलावा सर्विसेज में भी हमारी ट्रेड बढ़ने के चांसेस हैं, एंड इट माइट इंक्रीज अप टू $15 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जैसे कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात चल रही थी, मैंने बताया कि UAE इज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को भी देख लेते हैं। चाइना, 2020 का डाटा मैं कोट कर रहा हूँ, चाइना वाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020, फॉलोड बाय US। और दोनों के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस था, लगभग $1 बिलियन का डिफरेंस था। लेकिन अगर ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए, तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि UAE था। तो और UAE बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इतना ज़्यादा UAE के साथ हमारा ट्रेड है, आप सोचिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कितना ज़्यादा हो जाएगा। और इनफैक्ट हमारा चाइना के साथ भी अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं वैसे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि चाइना और US के साथ दीज टू आर आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी अलग हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना के साथ हमारा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि जितना सामान हम चाइना को बेचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सामान हम चाइना से खरीदते हैं। तो लगभग $68 बिलियन का सामान खरीदा चाइना से, $14 बिलियन का बेचा। सो वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ अबाउट $15 बिलियन, यानी कि इतना पैसा हर साल ऑन एन एवरेज हमारे देश से चाइना को जाता है, ट्रेड डेफिसिट। लेकिन इसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी US के साथ इंडिया हैज़ ए ट्रेड सरप्लस, मतलब जितना सामान हम इंडिया से मंगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा सामान हम US को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड वी ओवरऑल अर्न फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम US बिकॉज ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द US। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next topic is taken from economics segment. It is about Competition Commission of India, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view.
तो देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिसको एक कानून से बनाया गया है, एंड दिस लॉ इज़ कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, वो ये है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर कंपटीशन वो बनाए रखे। आप सोचिए कि किसी भी कारण से अगर मार्केट के अंदर कोई मोनोपोली डेवलप कर लेता, कोई ऐसा प्लेयर है, रिलायंस ऐसा कर देता है, रिलायंस जियो, कि किसी नए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को घुसने ही नहीं दे बिजनेस में, इंडिगो ऐसा कर ले कि किसी भी एयर सर्विस प्रोवाइडर को वो बिजनेस में घुसने ही नहीं दे, तो फिर उस केस में कंपटीशन तो होगा नहीं। कंपटीशन होगा नहीं तो फिर जो कस्टमर्स हैं उनकी बेनिफिट्स, उनकी जो बेनिफिट है, उनका ओवरऑल उनका वेलफेयर है वो सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन से फिर कई सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हो जाते हैं तो आपस में compete करके कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो भी सस्ते दामों पे। तो इस कारण से इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन बनी रहे, कस्टमर का वेलफेयर इंश्योर होता रहे, इसके लिए ये बॉडी बनाई गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल, एलिमिनेट प्रैक्टिसेस एडवर्स टू कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन को इंश्योर कराए, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, गिव ओपिनियन ऑन द कंपटीशन इशूज, अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंपटीशन एडवोकेसी। तो ये सब इसके काम हैं कि भाई कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को ना दबाए, सारे लोग कॉम्पीट करें ताकि सस्ते से सस्ते दामों में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाए। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में क्यों था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? क्योंकि हाल फिलहाल में इसने लगभग 11 बियर बनाने वाली कंपनियों के ऊपर फ़ाइन लगाया है। लगभग 873 करोड़ का फ़ाइन लगाया है 11 बियर बनाने वाली कंपनियों के ऊपर। और ये फ़ाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि ये जो 11 कंपनियां इंक्लूडिंग यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड जो किंगफिशर बियर बनाती है, कार्ल्सबर्ग इंडिया, इन सब पे फ़ाइन इसलिए लगाया गया क्योंकि माना जा रहा है कि इन लोगों ने आपस में कार्टेलाइजेशन डेवलप कर लिया था। कार्टेलाइजेशन मतलब इस तरह से आपस में सेटिंग कर ली थी कि इनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो सके, कि भाई ये एरिया में तुम बेचना, इस एरिया में हम बेचेंगे, इस एरिया में तुम बेचना। इस तरीके से इन्होंने कार्टेलाइजेशन कर लिया था, इंटरनल सेटिंग कर ली थी, विच इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। तो कार्टेल बना लिया था इन्होंने, इस कारण से इनके ऊपर फाइन लगा है। कार्टेल का यहाँ पे मैंने मतलब ही बता रखा है। कार्टेल इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स बाय अग्रीमेंट अमॉन्ग्स देमसेल्फ दैट लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइसेस ऑफ ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। सरल शब्दों में बताएं तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपस में इस तरह से सेटिंग कर लें कि कोई भी सारा का सारा फ़ायदा उनको, मान लीजिए कोई हम कोचिंग इंडस्ट्री है तो सारे कोचिंग वाले एक शहर के आपस में सेटिंग कर लें कि भाई कोई भी इससे कम फीस नहीं करेगा और आपस में स्टूडेंट्स बांट लेते हैं इस तरीके से, तो दैट विल बी कार्टेलाइजेशन, दैट इज विल बी नॉट ट्रू कॉम्पिटिशन एंड इन दैट केस द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स विल सफ़र। सो इस तरह के कार्टेलाइजेशन पे एक्शन लिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज़ अबाउट डबलिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। यहीं से हेडिंग देख लीजिए, द सेंटर प्लान्स टू डबल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फ्रॉम करेंट 9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ इफेक्टिव ऑयल प्रोडक्शन टू 18 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो ये है न्यूज़। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले 4 सालों में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना भी ऑयल या नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है, मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, उसको डबल किया जाएगा। अभी लगभग 9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको बढ़ा करके 18 मिलियन मेट्रिक टन्स तक बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करेगी आने वाले 4 सालों में, जिसमें मेन प्रोजेक्ट होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड मेन होगा कोर, उसका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा अंडर दिस ओवरऑल गोल। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी आ रही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर, यानी कि बैम्बू से एथेनॉल बनाया जाएगा और उस एथेनॉल को फिर मिक्स किया जाएगा पेट्रोल के साथ, ताकि जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है बाय 2025 वो पूरा हो सके। तो ये बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन वाली जो बायो रिफाइनरी है ये लाई जा रही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में। इट विल बी यूजिंग अ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फिनलैंड एंड इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट बायोफ्यूल रिफाइनरी।
उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाया जाएगा लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम से बढ़ा करके 3 गुना बढ़ा करके 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम किया जाएगा। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के लाया जा रहा है वो है नुमालीगढ़ पारादीप क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो पारादीप यहाँ पे देखिए कोस्ट पे है, उड़ीसा कोस्ट पे है एक लोकेशन। यहाँ से नुमालीगढ़ तक एक ऑयल पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि पारादीप से विदेशों से तेल आ सके, कच्चा तेल आ सके, ठीक है, शिप के थ्रू वो कच्चा तेल आएगा विदेशों से, और पारादीप से इस पोर्ट से होते हुए, इस टर्मिनल से होते हुए फिर वो कच्चा तेल यहाँ नुमालीगढ़ तक पहुँचेगा ताकि फिर यहाँ पे वो रिफाइनरी हो सके और नुमालीगढ़ की कैपेसिटी 3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ के 9 मिलियन मेट्रिक टन तक हो सके। भाई जब तेल कच्चा तेल पहुँचेगा तभी तो रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बिना कच्चा तेल के रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे? सिर्फ मशीन या इक्विपमेंट लगाने से तो होगा नहीं। तो ये सब 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं रिगार्डिंग नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसके अलावा डिगबॉय रिफाइनरी को भी एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। तो हाल फिलहाल में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने यूनियन ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया था कि IOCL की जो डिगबॉय रिफाइनरी है उसको भी एक्सपेंड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, और यूनियन मिनिस्ट्री ने इनके इस रिक्वेस्ट को मान लिया है। तो डिगबॉय रिफाइनरी के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इट वॉज कमीशन इन 1901 एंड दिस मेक्स डिगबॉय रिफाइनरी एशियाज फर्स्ट रिफाइनरी। तो एशिया या इंडिया दोनों का ही पहला रिफाइनरी है डिगबॉय रिफाइनरी, कमीशन इन 1901। इट वाज टेकन ओवर बाय IOCL इन 1981। इसकी मौजूदा कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम है, 0.65 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, और इसको भी एक्सपेंशन की बात की जा रही है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मिशन वसुंधरा इज अबाउट रिजॉल्विंग लैंड डिस्प्यूट्स इशूज इन एक्सपीडिशियस मैनर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सुंडा स्ट्रेट इज बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अर्जुन टैंक इट इज स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हुज मास प्रोडक्शन हैज बिगन रिसेंटली, दिस इज रॉन्ग। इसका मास प्रोडक्शन तो 1996 में ही शुरू हो गया था। इसका अपग्रेडेड वर्जन हाल फिलहाल में लाया जा रहा है, अर्जुन MK1 टैंक। इट वॉज डेवलप्ड बाय DRDO, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.